नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बहुत सारे हमारे दर्शक कभी कभी तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की भी तरफ से आ जाते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। क्या हो रहा है, केस में क्या चल रहा है, फैसला करवाइए, फैसला दिलवाइए, नहीं तो क्या हो रहा है। हर रोज लड़ाई बहुत जबरदस्त लड़नी पड़ रही है और ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, बड़े बड़े महारथी रण छोड़ करके भाग चुके हैं, लेकिन हम लोग रण में बने हुए हैं। 900 करोड़ का एक नया नोटिस सर्व हो गया है, वो सारे गैंग के खिलाफ जिन्होंने एक इकोसिस्टम बना रखा है। और ये इकोसिस्टम, ये कोई नया इकोसिस्टम नहीं है, बहुत लंबा इकोसिस्टम है। और जो अभी कुछ देर पहले जो हमने मयंक जैन के साथ बातचीत की थी, उसको आपने देखा कि कैसे लेफ्ट लिबरल का इकोसिस्टम अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है और उनका कैसे कब्जा है हर इंस्टीट्यूशन पे। वो किस प्रकार से धूर्तता की खबरें, झूठ, लोगों को डिफेम करने की खबरें फैलाते रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। दिशा केस में भी, सुशांत केस में भी कोई इंपार्शियल उनकी रिपोर्टिंग नहीं रही है। तो किसके खिलाफ 900 करोड़ का नोटिस गया है और उस नोटिस के मायने क्या हैं और इसका क्या प्रतिफल आने वाले दिनों में होने वाला है, आज इस पूरे मुद्दे पे हॉर्सेस माउथ बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। पहले तो इस ये जो न्यूज मैंने बताया है कि 900 करोड़ का नोटिस है, तो ये नोटिस किसके खिलाफ है, क्यों है और इसका प्रतिफल क्या होगा? अभी देखिए, थोड़ा सा ना आप वो वर्ड को थोड़ा सा चेंज कीजिए। ये नोटिस नहीं है, कोर्ट का समन्स है। अच्छा, माफी चाहता हूं। हाँ, ज्यादा सीरियस है। कोर्ट का समन्स है जवाब देने के लिए सूट के ऊपर, और दूसरा एक नोटिस है, वो नोटिस कोर्ट का नोटिस है कि इस बात के लिए कि जब तक आप 900 करोड़ का बैंक गारंटी नहीं देते लाइवला एंड कंपनी, तब तक ये इनके डायरेक्टर वगैरह जो रिपोर्टर है उनको सिविल प्रिजन में डिटेन करके रखा जाए। तो ये कोर्ट का ऑर्डर है। अभी विषय क्या है? विषय डायरेक्टली कनेक्टेड विद अपना दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत वाला केस है। ये क्या है मालूम है क्या? ये जो लाइवला का ग्रुप है, ये ग्रुप का ये मतलब एक जो इकोसिस्टम रहता है कि जो देश हित का, देशभक्ति का, राष्ट्र की भलाई का, और खास करके ये जो ये एलिमेंट्स है उनके खिलाफ में काम करने वाला, चाहे वो फिर टुकड़े टुकड़े गैंग हो या जो भी हो, तो इनके खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं उनको डेलिबरेटली टारगेट करने का काम लाइवला कर रहा है, ऐसा स्पेसिफिक उनके खिलाफ में एलिगेशन है। और केस आ रहा है उसके खिलाफ में, लाइवला के खिलाफ में और केस आ रहा है। तो उसमें तो ऐसा स्पेसिफिक दिया हुआ डिटेल्स कि ये कैसा कर रहा है। दूसरा, लाइवला ने क्या किया है, जो भी कौन लोग हैं जिन्होंने आदित्य के खिलाफ केस डाला, जो वकील उसका केस लड़ रहे हैं, जो पीआईएल फाइल करने वाले हैं, तो इन लोगों के खिलाफ में जो भी रहा वो झूठा न्यूज चलाने का, और एकदम टोटल झूठा, और आदित्य ठाकरे की झूठी चीज भी उसको सही बता के वन साइडेड वो पब्लिश करनी, और आप अपनी जो कोर्ट के रिकॉर्ड की चीजें हैं, ऑर्डर अपने फेवर का जो है वो दिखाने का नहीं। अब क्या है देखिए, ऑलरेडी सतीश सालियान जी के रीट पिटिशन में, और अपने इन्होंने भी रशीद खान पठान साहब ने भी, इवन मुस्लिम शेख इन्होंने भी स्पेसिफिक कंटेम्प्ट का पिटीशन फाइल किया है लाइवला के खिलाफ। राजदीप सरदेसाई वगैरह है, उसमें लाइवला भी है। तो इन्होंने कैसा किया देखिए, हुआ क्या, अक्टूबर 2023 में
पीआईएल फाइल हुआ रशीद खान पठान, इनका सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट लिटिगेंट की तरफ दिशा और सुशांत के केस का। वो केस में इंटरवेंशन फाइल किया आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे का झूठा एफिडेविट आ गया, तो आदित्य ठाकरे को कस्टडी में लेने के लिए उसके खिलाफ में परजुरी कंटेम्प्ट का प्रोसिक्यूशन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल किया 340 सीआरपीसी का, परजुरी और कंटेम्प्ट का, रशीद खान पठान साहब ने। ये फाइल होने के बाद इसका कॉपी लाइव लॉ को दिया गया, सारे मीडिया को दिया। लाइव लॉ ने सिर्फ ये छापा कि आदित्य ठाकरे ने ऐसा अर्जी दिया है, और उसमें जो जो एलिगेशन लिखे वो पूरे रिपीट किए। उसने कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अर्नब गोस्वामी, नारायण राणे के इशारे पे ये पीआईएल फाइल हुआ है, और इसमें दूसरा और सबसे बड़ा, दिशा के केस में सीबीआई ने मुझे ऑलरेडी क्लीन चिट दे दिया है। ये सारा उसने रिपीट किया उसमें, लेकिन एक वर्ड नहीं कि ये झूठा एफिडेविट है, इसके खिलाफ में ये कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल, ये कुछ नहीं। हमारा जितना डिफामेशन हो सकता है सब पूरा उसने पब्लिश किया। एक किया, दूसरा आपने जो मुर्शिद शेख है उनका एक पीआईएल चल रहा था, उसमें कोई ऐसा ऑन रिकॉर्ड नहीं आई। मुर्शिद शेख का तो डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुआ लॉ का। तो उसके पहले बोला बार काउंसिल ने इंक्वायरी शुरू कर दिया है अगर मुर्शिद शेख। बार काउंसिल से हमें राइटिंग मिला, बार काउंसिल ने बोला हमने ऐसा कोई इंक्वायरी शुरू ही नहीं किया है। तो वो एक उनके खिलाफ में कंटेंट फाइल हुआ उनका, और एक 10,000 करोड़ रुपए का डिफामेशन का नोटिस मुर्शिद शेख की तरफ से लाइव लॉ हो गए। बाद में 19,750 करोड़ का नोटिस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन की तरफ से आदित्य ठाकरे को गया। तो आदित्य ठाकरे को जो नोटिस गया उसका कोई न्यूज नहीं छापा। उसके बाद में अपने वन ऑफ द काउंसिल, आपने ऑर्डर में नाम पढ़ा होगा कि मेरे साथ में एडवोकेट पार्थो सरकार है, ईश्वरलाल अग्रवाल, ऐसे कई वकील है। तो एडवोकेट पार्थो सरकार का एक दूसरा केस चल रहा था कोर्ट में। वो कोर्ट में जज ने, जो हाईकोर्ट जज है, हाईकोर्ट जज ने अपने ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन लाइव लॉ ने अपने ऑर्डर न्यूज में छाप दिया कि हाईकोर्ट जज ने बोला है, बोले कि पार्थो सरकार ने मेरे वाइफ को, मुझे कैश ऑफर, 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन था, उसको बोला मैं कैश में करता हूं। तो ऐसा इस तरह से थोड़ा सा गलत न्यूज पब्लिश किया है, बोले इस टाइप का। अब वो ऑर्डर में ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑर्डर लिया, फिर ये सारा मटेरियल लेकर उसका कंडक्ट कैसा है, ये कैसा आदमी डिसऑनेस्ट ग्रुप है, ये सब लेकर फिर कोर्ट में एडवोकेट पार्थो सरकार खुद उसमें प्लेंटिफ है, तो उनके तरफ से सूट फाइल हुआ। सूट फाइल हुआ, कोर्ट को पूरी बातें बताई, और उसमें बोला कि ये मैटर सीरियस है, बाद में प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा तो फिर हमारे पैसे की वसूली कैसी होगी, उसका अर्जी लगाया। तो फिर कोर्ट ने सूट समन भी इशू किया और शो कॉज नोटिस भी इशू किया कि इसके ऊपर आपका जवाब दीजिए। तो ये मामला इन शॉर्ट है। ये कैसे कोरोबरेट कर रहे हैं? क्या ये लंबे समय से आपको लग रहा है कि ये लंबे समय से ये काम कर रहे हैं कि खास तौर से कांग्रेस पार्टी या आदित्य ठाकरे की पार्टी या शरद पवार की पार्टी, इनसे रिलेटेड अगर कोई केस है तो, और इनके समर्थन में वो है, तो उसको तो पूरा डिटेल वो छापते हैं। जैसे कि उन्होंने, आपने बताया कि सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दिया दिशा के केस में, ये भी खबर उसने छाप दिया। हाँ। ये जानने की भी कोशिश नहीं की लाइव लॉ ने कि भाई सीबीआई की इंक्वायरी थी ही नहीं दिशा केस में, लेकिन वो जानने की जरूरत क्या है? आदित्य ठाकरे ने बोल दिया ना, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो भी मायने नहीं रखता ना। फिर आप समझ रहे क्या? नहीं तो ऐसा वो पूरा इंटेंशन के साथ कर रहा है। आपका आरोप ये है कि इंटेंशनली ये सब काम कर रहा है। हाँ बराबर है, वही आरोप है। और सिविल का हो चुका है, अभी क्रिमिनल अंडर प्रोसेस है। क्रिमिनल का भी प्रोसीडिंग जैसा हो जाएगा, जब भी ऑर्डर आ जाएगा
तो जो भी उसके अपडेट्स रहेंगे आपको मतलब उसमें इन्फॉर्म किया जाए। नहीं, लाइव लॉ चूंकि लोग इनको देखते हैं कि अब ये भाई जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स को दिखाता है और देश भर की जुडिशरी की खबरों को देता है, तो ये जो है ये बहुत ही ऑथेंटिक होगा। और इसके माध्यम से अगर आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के फादर को डिफेम करने वाली कोई स्टोरी चलवा दी, या उनके वकील एडवोकेट नीलेश ओझा को या पार्थो सरकार को या किसी और वकील को डिफेम करने वाली कोई खबर चलवा दी, तो ये फौरन छाप देता है। तो इसलिए ये बड़ा मामला है, इसलिए आपने 900 करोड़ का डिफेमेशन फाइल किया है। देखिए सुनिए देखिए, हर एक का अपना एक कैलकुलेशन होता है। पार्थो जी ने मैं सूट की उन्होंने उनका कैलकुलेशन दिया है कि उनका डैमेज क्या हुआ है रेपुटेशन का, बिजनेस का, प्रोफेशन का, वो उनका कैलकुलेशन है। जैसा इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अपने मुस्लिम शेख है, उनका कैलकुलेशन था सिंबॉलिक इंटरिम, उनका था 10,000 करोड़। उन्होंने नोटिस दिया, लाइव लॉ ने जवाब नहीं दिया, दे नहीं पाया जवाब। उसमें खुद हाईकोर्ट का रिसेंट जजमेंट है, जब आप जवाब नहीं दे रहे मतलब आपको यू आर इम्प्लाइडली एडमिटेड, वो आपको जो आरोप है वो मंजूर है, और आपने जो न्यूज छापा था वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से छापा था, गुड फेथ में नहीं था। तो ये एक एडिशनल एविडेंस है। तो ये सब चीजें उनके खिलाफ में मतलब आरोप प्रूव करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो अभी जो नीलेश जी ये सम्मन जो गया है, मैंने नोटिस कह दिया था, ये जो सम्मन गया है ये मैंडेटरी है, लाइव लॉ को जवाब देना है, और 900 करोड़ रुपए का कितना प्रोपोर्शन उनको जमा करना पड़ेगा? 900 करोड़ जमा करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा? सुनिए, दो चीजें, जवाब देना तो 200% मैंडेटरी है। अगर नहीं देंगे तो फिर उनका डिफेंस गया, फिर डायरेक्ट ये कर सकते हैं हम लोग कि अभी उनका मतलब कोर्ट बोलेगा मैं एक्स पार्टी प्रोसीड करता हूँ, तो उसका लॉ है, फिर मतलब तुम्हारे पास कोई डिफेंस आई नहीं। और अगर रिप्लाई झूठा दिया तो झूठे एफिडेविट में फिर कंटेम्प्ट, परजुरी, फिर वो सेक्शन लग जाते हैं। तो ये है उसका। अब आप दूसरी बात आती है आपका कितना करोड़ रुपए का बैंक गारंटी देना पड़ेगा। ये नॉर्मली प्लेंटिव का तो कहना है पूरा ही बैंक गारंटी लगेगा। तुम ये कैसा मतलब हमारा सीधा कोर्ट में यही आर्गुमेंट रहेगा अपने पार्थो जी का कि मेरा वैल्यूएशन जो है रेपुटेशन का, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, जो रेपुटेशन है उसका वैल्यूएशन कोई नहीं लगा सकता। अगर हाँ बोले वो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। और कैसा है इमेज का, कैसा है देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे ऑल पल्स ऑफ ऑल सी, मतलब सारे समुद्र के सारे मोती, सारी चाइना की सारी टी, दुनिया की सारी संपत्ति, ये सब देकर भी आप किसी का जो रेपुटेशन का लॉस हुआ है वो कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। जो भी अमाउंट आप दोगे, 1 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, उसमें लाखों लाख करोड़, वो सिर्फ सिंबॉलिक रहेगा, टोकन रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सेकंड, किरण बेदी के केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि रेपुटेशन जो है ना, जो अच्छा आदमी है, देखिए अभी आदित्य ठाकरे उसको फर्क नहीं पड़ेगा वो लेकिन जो मतलब इज्जतदार आदमी है उसके लिए डिफामेशन इज वर्स्ट देन द डेथ। ये मौत से भी बुरा है उसके लिए। वो गीता का श्लोक भी कोट किया किरण बेदी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने, अपकीर्ति वगैरह जो है ना कि एक इसके लिए शूरवीर के लिए, इज्जतदार आदमी के लिए डिफामेशन इज वर्स्ट देन डेथ है। अब वो आगे क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो इज्जत जो होती है तो वो कई पीढ़ियों तक भी काम करती है। मतलब फॉर एग्जांपल उसने बोला कि एक जगह लिखा है कि कैरेक्टर असैसिनेशन इज असैसिनेशन ऑफ द
पर्सन, मतलब उसकी जान लेने के बराबर। आगे लिखा कि ये मौत से भी बदतर है, क्योंकि जो आपका रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो इज्जत के बेस पे आप और आने वाली पीढ़ियां भी उससे बेनिफिट होती रहती है ना। तो जो भी डिफामेशन किया होगा, तो वो डिफामेशन आपको आने वाली पीढ़ियों को भी असर करता है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए वो डैमेजेस जो भी है, इतना मैक्सिमम दे सकते हैं उतना कोर्ट ने देना चाहिए। अब जो सेकंड विषय है कि कोर्ट कितने का बैंक गारंटी मांगेगा, तो ये तो बहुत ओपन एंड शट केस है ना। जो कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है वो इसने छाप दिया है, तो प्राइमा फेसी केस तो है ही। अब मेरे प्रेस्टीज का, मेरी रेपुटेशन का कैलकुलेशन कोर्ट लगा सकता है। हमने 900 करोड़ के लिए जो भी कोर्ट फी होना था, 3 लाख रुपए वगैरह सब भर दिया है कोर्ट में हमारी तरफ से। तो प्राइमा फेसी तो हमको बैंक गारंटी उतने का लगेगा हमारा, क्योंकि कल चल के भाग गए, इन्होंने प्रॉपर्टी बेच दिया, लाइव लॉ दूसरे को हैंड ओवर कर दिया, तो हम क्या करेंगे फिर। तो इस तरह का पार्थो सरकार जी का उसमें आर्गुमेंट रहेगा। तो अभी कोर्ट क्या ऑर्डर करता है वो अलग चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से पूरा 900 करोड़ का बैंक गारंटी मांगना चाहिए। तो दिशा के केस में लाइव लॉ ने क्या क्या किया है जो आप कह रहे हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर है? दिशा के केस का अभी बताया ना मैंने। एक तो जुलाई वाला कहा कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, अक्टूबर 2023 का, और आदित्य के फेवर का छापने का। इवन जो अभी देखिए 30 अप्रैल को जो कोर्ट में हुआ, उसका कोई डिटेल रिपोर्टिंग छापा नहीं लाइव लॉ ने, हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ तब भी। और बाकी उस दिन की भी रिपोर्टिंग नहीं छपी है लाइव लॉ में? नहीं, अरे कोर्ट ने जो, बाकी इसका तो हर वर्ड छापते हैं कोर्ट का। उस दिन कोर्ट ने ओपन कोर्ट में बोला कि आपने बिना एफआईआर किए आप इन्वेस्टिगेट कैसा कर रहे हो, इतना सीरियस ऑफेंस है गैंग रेप मर्डर का, एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया, तो छापा ही नहीं। तो ये जो है, ये तो बहुत उसके खिलाफ में बहुत सारे सबूत है वो, और उनके खिलाफ में फाइल हो रहा है, नया और सूट फाइल हो रहा है। क्या वो ये कह सकता है कि ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मुझे लगेगा कि इस न्यूज में दम है तो मैं लूंगा, मुझे लगेगा नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, ऐसा वो क्या प्ली केस ले सकते हैं? देखिए क्या है, ऐसा नहीं ले सकते। आपको फेयर रिपोर्टिंग करना है। आपने हमारे खिलाफ का छापा है ना, तो फिर वो 100% डिफामेटरी में आएगा। आपको फेयर मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी का व्यू और बैलेंस छापना है। नहीं तो अभी उसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, वो क्या कहता है कि आपको सिर्फ सच नहीं छापना है, उतना ही सच छापना है जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। सेवाग्राम सोपानी का जजमेंट है। दूसरा अनिल ठाकरे का जजमेंट है, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि ये लोग हेडिंग कैसे डालते हैं, आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती विक्टिम ऑफ मीडिया ट्रायल्स, हेडिंग डाल देने का, अंदर पूरा उनके फेवर का डाल देने का, और नीचे 2 लाइन डाल देने का छोटा सा। हमने बात किया सतीश साल्यान से, पर उन्होंने कहा कि मैटर कोर्ट में चल रहा है, बस इतना ही कर देने का, और पूरा ग्लोरिफिकेशन उनका कर देने का, जैसा उस दिन मिड डे ने किया, TV9 मराठी ने किया। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें ये कोर्ट में काउंट होती है उनका कंडक्ट दिखाने के लिए। मतलब लाइव लॉ ये प्ली नहीं ले सकता है कि अगर कोई खबर हमने आदित्य ठाकरे से जुड़ी दिशा के केस में हमने ऐसी छाप दी जो खबर आदित्य ठाकरे के हित में है या उसके फेवर में है, तो ये मेरा डिसीजन होगा कि आदित्य ठाकरे से रिलेटेड और जो कोई वर्डिक्ट कोर्ट का आ गया है दिशा के केस में ही, उसे मैं छापूं या ना छापूं, ये मेरा प्रेरोगेटिव है। आप कहेंगे कि नहीं, आपको छापना ही पड़ेगा अगर उस केस से रिलेटेड आपने कोई रिपोर्टिंग की है तो। उसका केस लॉ भी है और उसका कोड ऑफ कंडक्ट है ना, उसका कोड ऑफ कंडक्ट लिया है वो केस में कि एक मिनट, मैं आपको उसका जजमेंट भी दिखाता हूं। उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में स्पेसिफिक लिखा है कि जब भी आपने कोई एक मैटर से रिलेटेड कोई भी एक न्यूज छापी है, तो उससे रिलेटेड अदर कोई भी चीज है और आगे क्या हुआ क्या नहीं, ये सारा छापना आपके लिए मैंडेटरी है। ये देखिए,
कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब सुओमोटो वर्सेस कुलदीप चौहान, ये 2015 का हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। उसमें रिपोर्टिंग मस्ट बी एरर फ्री, एक्चुअल एंड बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यहां से लेके तो बाद में एक हाई कोर्ट ऑफ मेघालय का जजमेंट है, उसमें क्लियर दिया है नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट एज पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर कैप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। उसको है हाई कोर्ट ऑफ मेघालय वर्सेस पैट्रिसिया मुक्किम 2019 एसएससी ऑनलाइन मेघालय 41। तो उसमें क्लियर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो ये कंडक्ट वगैरह दिए है, एक्यूरेसी एंड फेयरनेस, प्री पब्लिकेशन वेरिफिकेशन से लेकर आपको हर चीज दोनों साइड का व्यू ये छापना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। हाँ बोलिए। ओ, मतलब लाइव लॉ के पास कोई लॉजिक नहीं है, लाइव लॉ फंस चुका है। आपने अगर आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए जो भी रिपोर्टिंग की या उनके फेवर की रिपोर्टिंग की तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन अगर आदित्य ठाकरे के खिलाफ वाली भी कोई कोर्ट का ऑर्डर है उसको आप नहीं कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से डिफेमेशन के घेरे में आ जाएगा और वो पार्टी आपको करेगा, इस पर कोई बचाव नहीं है। लाइव लॉ के अलावा और कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके निशाने पर है? अभी देखिए कैसा है, हमारा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि आप हमारे फेवर की न्यूज छापिए, बिल्कुल नहीं। हमारा ये कहना है आप फेयर और एक्यूरेट न्यूज पब्लिश कीजिए। आप लाइव लॉ तो है ही, उसके बाद में आपके परम मित्र राजदीप सरदेसाई, बाद में आपका अनादर मित्र आपके शम्स ताहिर खान, क्राइम तक, इंडिया टुडे ग्रुप, तो ये सारे लोग टारगेट पे है। इनके खिलाफ क्या है सर, इनके खिलाफ क्या है? नहीं, अभी क्या है सुनिए, मेरी दो बातें ख्याल में रखिए। एक है, आपको धोबी पछाड़ दाव याद होगा दंगल मूवी में, तो अपने बेटी को बताता है कि बोले देखो ऊपर ऐसा दिखाने का कि मैं अभी हाथ पकड़ने वाला हूं, इधर पैर पकड़ के खींच ले एक चीज है। और दूसरा में एक कोटेशन था कि हालातों ने, मतलब एक्सपीरियंस ने शेर को थोड़ा शांत रहना सिखा दिया, क्योंकि दहाड़ करके शिकार नहीं किए जाते, शिकार भाग जाता है तो ठीक है, तो मैं समझ गया आपकी बात को। अच्छा, आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि ये जो 30 अप्रैल की का जो वर्डिक्ट था उसकी मियाद अब पूरी हो गई, 4 हफ्ते का वक्त था, 4 सप्ताह खत्म हो गया, तो अब सरकार का अभी तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं, तो क्या इंतजार करना पड़ेगा? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? कोई ऐसा इंतजार करने का जरूरी नहीं है। अगर अभी नियम से ठीक है, आज शाम तक 28 तारीख है ना, 4 हफ्ते, और शाल फाइल बोला है कोर्ट ने, मैं नहीं बोला है, शाल बोला है ऑर्डर में एकदम, मतलब उनको मैंडेटरी बोला है। अब ना उन्होंने अभी तक दिया है, ना कोई एप्लीकेशन दिया है एक्सटेंशन ऑफ फाइलिंग द रिप्लाई, तो ये डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो रुक जाइए, अभी 2-4 दिन रुक जाइए। इस डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होगा उसमें पहला पार्टी कौन बनेगा? नंबर 1 इज चीफ सेक्रेटरी ही रहेंगे पार्टी, क्योंकि उनके ही तरफ से वो टाइम मांगा गया था ना। सेकंड रेस्पोंडेंट? नहीं, वो अकेला ही, उन्होंने टाइम मांगा ना, बाकी लोगों ने टाइम मांगा नहीं, क्योंकि ये सबके हेड वही है। क्योंकि इसमें आरोप उद्धव ठाकरे वगैरह सब पे है, तो नीचे वाले लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते, एफिडेविट भी नहीं दे सकते। तो क्या कोर्ट इसमें सुओ मोटो ले सकती है कि भाई आपको हमने 4 सप्ताह का समय दिया था, आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है,
आप कंटेम्प्ट के आपके खिलाफ क्यों नहीं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाए? दो चीजें बताता हूं। एक, लिबरल मान के चलिए, ओवर एम्बिशियस रहने के बजाय ज्यादा से ज्यादा कोर्ट बोलेगा चलो एक चांस और, लास्ट चांस। दूसरा, अगर कोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अगर है, लेकिन नॉर्मली एक डेट दे देगा कोर्ट, कोई प्रॉब्लम। अगर कोर्ट अगर स्ट्रिक्ट है तो बोलेगा फॉरगेट एवरीथिंग, सेक्शन 2B, सेक्शन 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में मैं चीफ सेक्रेटरी पे कार्रवाई कर। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कोर्ट बोलेगा मैं तुमको और एक बार का लास्ट चांस देता हूं, आप कब फाइल कर रहे हैं बताइए जवाब। और ऐसा ये भी मान के चलिए पॉसिबिलिटी, स्टेट सोचेगा कि इसमें एफिडेविट बड़े परेशानी का काम हो रहा है, तो वो बोलेगा कि कुछ तो भी दूसरा मीडिया निकालो, झट से बोलो कि आप जो बोलेंगे हम वो फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ तो भी बैठ में जो भी उनका चर्चा चल रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, कुछ बोलने का नहीं अभी, बस इंतजार करो 18 जून का। आपका विजडम क्या कहता है, क्यों नहीं रिप्लाई फाइल हो पा रहा है? नो कमेंट्स। मतलब आप नो कमेंट्स कह के कह रहे हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं मिल रहा है, करें क्या, फाइल क्या करें? मतलब कलम उठाए रखे हैं, कॉपी भी दिया है हाथ में, लिख नहीं पा रहे हैं। सुनिए, मैंने अभी क्या बोला थोड़ा देर पहले, मैं जो भी हमारे एसएसआर वॉरियर भाई है, जो हमारे बेचारे न्यायप्रिय नागरिक है, जो जनता है, उनके लिए एक अच्छी न्यूज मैं देता हूं। एक एक शब्द अच्छे से ख्याल में रखिए। क्या हुआ था, ओसामा बिन लादेन ने जब अमेरिका में 26/11 का हमला कर दिया, आतंकवादी हमला, और उसका नाम कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने वहां के संसद में और उस देशवासियों को एक मैसेज दिया था। उसका मुझे वो 2 लाइन बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था कि ये जो आरोपी है, इनको हम न्याय तक खींच कर लाएंगे, जस्टिस तक खींच कर लाएंगे, या तो न्याय को उनके पास लेकर जाए, लेकिन हर हाल में इंसाफ होके रहेगा। अब मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी है, कॉमन मैन हेल्पलेस हो जाता है, कोर्ट की प्रोसीजर थोड़ी बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। अब एक गौर कीजिए ना, जब इतना बातें चालू थी, इतना सब कह रहे थे कि ये हो गया, दिशा के साथ अन्याय हो गया, सुशांत के साथ अन्याय हो गया, और सीबीआई को मैटर जाना चाहिए करके पूरा देश खड़ा हो गया। उसके बाद में जो सीबीआई के अधिकारी ने जिस तरह से अपने पद का निर्वहन ईमानदारी से नहीं किया, मैं बहुत एक सिंपल बात बताता हूं। जैसा कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल के जो भी मित्र लोग हैं, चाहे जुडिशरी में है, एडवोकेट्स है, पुलिस ऑफिसर है, सीनियर अधिकारी है, सब लोगों ने एक ही बात कही थी कि जिस दिन, देखिए, ये पूरे केस में एक आदमी ने बहुत टेरिंग से और ईमानदारी से काम किया, जिसका फल भोग रहा है, वो है समीर वानखेड़े साहब। इस व्यक्ति ने उठा के अरेस्ट करके ला लिया रिया चक्रवर्ती को, और बाद में फिर ये सब पूरा लॉबी टूट पड़ा, और समीर वानखेड़े साहब के खिलाफ में केस बना के उनका ट्रांसफर कराया, उनको ही हरेसमेंट, उनके ऊपर ये एफआईआर करवा रहे हैं सीबीआई ईडी का। ये तो ये जो हुआ ना, तो अब ये समझ लेने का
कि वो कितना, जितना ज्यादा चिल्लाए मतलब कितना ज्यादा डेयरिंग से, ईमानदारी से काम किया समीर वानखेड़े साहब। आप जिस समय समीर वानखेड़े साहब ने अरेस्ट किया रिया चक्रवर्ती, सीबीआई को मैंडेटरी था, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, आप एप्लीकेशन लगाते उस एनसीबी नारकोटिक्स के एनडीपीएस के कोर्ट में कि साहब इसका कस्टडी हमको दीजिए, आप ये आपकी जुडिशियल कस्टडी में आ गई ना, हमको भी इन्वेस्टिगेशन करना है। सीबीआई ने किसी भी व्यक्ति का कस्टोडियल इंटरोगेशन पूरे 5 साल में नहीं किया। उनको लगता है ये देश की जनता बेवकूफ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सीबीआई के ही केस में स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है। अब खुद सीबीआई तो गई थी ना, जो पी चिदम्बरम हो या जो भी हो, सारे केस में सीबीआई तो खुद कह रही ना कि कस्टोडियल इंटरोगेशन इज डिफरेंट देन द जनरल इंटरोगेशन। आप उसको बुला रहे रिया चक्रवर्ती, उसको मालूम है मेरे को, मैं यहाँ से घर पे ही जाने वाले हूँ, उसको स्टेटमेंट देने को वो आएंगी, दीपेश सावंत आएगा, वो कस्टडी में थोड़ी है, तो वो आपके जवाब सही क्यों देंगे भाई। और रिया चक्रवर्ती ने झूठा डिफेंस लिया, ये नारकोटिक्स ब्यूरो ने फोरेंसिक को उसका मोबाइल बेच के रिकवर करके लाया, तो तुम लोगों ने उसको आगे इंट्रोगेट क्यों नहीं किया। जब हम पीछे लगकर हमने एसआईटी का कस्टडी करवा के लिया महाराष्ट्र में, अपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन के पीआईएल के बाद में उसको लेकर आ रहा है सीबीआई, ये दिखाने के लिए कि देखो देखो अभी एसआईटी बन चुका है, अब रिया भाग सकती है। 26/12/2023 का सीबीआई का एफिडेविट है कि रिया भाग सकती है, और स्पेसिफिक है, कोर्ट के ऑर्डर में है कि दिशा के केस के इन्वेस्टिगेशन में सुशांत सिंह के केस से कनेक्शन मिल सकता है, इसलिए रिया भाग के जाने के लिए उतावली हो रही है। ये पार्ट ऑफ द ऑर्डर है। आप बताइए, और वही दिसंबर सीबीआई जब 2024 दिशा के और मार्च में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने की खबर चला दी। क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई नहीं है, लेकिन इन्होंने फैला दी और उसका खंडन भी नहीं किया। हाँ, खंडन में नहीं किया। तो ये जो जिस तरह से काम किया है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और जो कल आपने केस बताया था शिल्पी जैन का, शिल्पी जैन का, उसका तो शॉकिंग है। सीबीआई फोरेंसिक का रिपोर्ट बुलाती है हैदराबाद से, फोरेंसिक लिख कर देती है कि कई लोगों ने गैंगरेप किया है। सीबीआई उनको ये मांगती है, तुम आप आपका ये दीजिए हमको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप आइए, साधु यादव या कौन थे उसमें जो भी थे। तो उसके बाद में 4 साल के बाद में वही सीबीआई रिपोर्ट में लिख कर देती है कि ये सुसाइड का केस है, और गैंग रेप का क्या हुआ। तो ये जो है ना, जो ऐसे कुछ डिसऑनेस्ट अधिकारी है, ये डिपार्टमेंट को पूरा बदनाम करते हैं। इसका कॉग्निजेंस अमित शाह जी ने लेना चाहिए। बस अभी तो अभी ये तो सुनिए, ये एक पार्ट हो गया। मैं ये निगेटिव बातें बाजू में रखी, ठीक है, जो ये फेयर एनालिसिस बता दिया, लेकिन कुछ एरिया रहते हैं जहां पर ना ये स्टेट एजेंसी रहती है, ना सीबीआई रहती है, वहां पर सिर्फ कोर्ट होता है, पिटिशनर होता है, पिटिशनर के हिसाब से केस चलता है, और पिटिशनर चाहे तो फिर सीबीआई को भी बुला लेता है एज ए विटनेस, सारे अधिकारी को भी बुला लेता है, और ये लोग अकाउंटेबल रहते हैं उसमें, आरोपी लोग। ऐसे भी कुछ प्रोसीडिंग्स है, आप वेट कीजिए, हर हाल में इंसाफ होके रहेगा। और
जल्दी शुरुआत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा। शिल्पी जैन के बारे में जो आपने कहानी कही, वो शिल्पी जैन 1999 का मामला था, और सही बात है कि हैदराबाद के लैब ने कंफर्म किया कि उनके साथ गैंगरेप हुआ था, और लालू यादव के साले साधु यादव की उसमें बड़ी भूमिका थी, और पटना पुलिस ने वही काम किया जो मुंबई पुलिस ने की थी। उस वक्त का डीजीपी, वहां का एसपी वही कृत्य किया था जो मुंबई पुलिस ने किया है। और मैं और तब के मैं विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि सीबीआई को, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैरट हो आप, लेकिन मुझे तो लगता है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करप्शन धीरे धीरे सीबीआई बनता जा रहा है, और इसमें जो कोई भी लोग डिप्यूटेशन पे आते हैं या इस कैडर में जाते हैं, क्योंकि ये तो नामुमकिन है। सीबीआई पहले ही खुद कह रही है कि गैंगरेप हुआ है, और फिर बदलना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं वो सुसाइड है, और इस तरह से बता दिया कि वो पसीना था और ये था। अद्भुत एजेंसी है सर। हाँ, अभी देखिए ना, अनिल देशमुख अरेस्ट होते हैं। महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर थे उस समय के, वो 100 करोड़ के वसूली मामले में अरेस्ट होते। उसमें अनिल देशमुख को हेल्प करने के लिए सीबीआई के अधिकारी आईफोन लेते हुए, पैसे लेते हुए अरेस्ट होते। सीबीआई के ही अधिकारियों को अरेस्ट करती अनिल देशमुख। आप देख लीजिए नेट पे सर्च करके। एक बार तो एक केस ऐसा हुआ था, यहाँ पर एक सीबीआई के वकील ही आरोपी को मिला हुआ था, बहुत करोड़ के बड़े करप्शन थे, तो वो पूरा उनको हेल्प कर रहा था, तो सीबीआई को खुद के वकील को अरेस्ट करना पड़ा था। तो ये जो है ना, ये सब चीजें, हाँ सिर्फ इतना प्लस पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि सीबीआई के अधिकारी करप्ट थे, ये बात और है, लेकिन अच्छे अधिकारी ने उसको अरेस्ट भी तो किया ना। तो सिर्फ इसको थोड़ा सा जरा सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। और मेरा दूसरा सवाल है, आज पूरे देशवासी मिलकर ये सवाल पूछे कि जरा जरा से केस पे जहां पर बीजेपी सरकार के लोग अगर कहीं दोषी पाए जाते हैं, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है। तो ये आपके शिल्पी जैन के केस में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? ये बात, ये सारे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस को सोचने की जरूरत है कि क्या मैसेज जा रहा है। आदित्य ठाकरे के केस में, दिशा सालियान के केस में, इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? तो ये सारी चीजें, कई चीजें आएंगे इस पे आराम से एक बार। अदालत भी कोई धुली हुई है ही नहीं, अब क्या करें। जस्टिस वर्मा, हाँ, वर्मा जी का अभी करोड़ों का कैश पकड़ाया ही है, आप देखे ही हैं। तो कितने पैसे पकड़ा है, अकाउंटिंग तो चल रहा है। अभी गौर करो, जो भी 5-50 करोड़ रुपए पकड़ाए गए और उसको डिसमिस करने का प्रस्ताव भेजा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? फिर जिस पिटिशनर ने पिटीशन लगाया उसको कहा गया कि आप राष्ट्रपति के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास अर्जी दो। अरे तो और दूसरी चीज, ये बीच के टाइम में घर में से कितना कैश उन्होंने बाहर करवा दिया। वो 500 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है, 5000 करोड़ भी हो सकता है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? तो ये सारे कई सारी चीजें हैं। पूरे कुएं में भांग पड़ा हुआ है। नहीं, ठीक है, चिंता मत कीजिए, सबका टाइम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।